हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अपनी ज्योग्राफी की घटना चक्र की सीरीज लेकर मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ। राइट। तो हमारा एक टॉपिक ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर हो चुका है, जो कि कल मैंने वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने पहले टॉपिक में 3 सब टॉपिक जो उसके अंदर थे वो कवर कर लिए हैं। आज हम बाकी के बचे 3 सब टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक है ज्योग्राफी में वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप एक जो जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है, जिसे हम सामान्य परिचय कहते हैं, ठीक है, इसमें आपको सब जानने को मिल जाएगा और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, घटना चक्र में मैं आपको एक बात बता दूं कि हिस्ट्री की घटना चक्र हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इन्वायरमेंट की घटना चक्र हमारी चल रही है, बाकी के वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी आपको। ठीक है, और अभी हमने स्टार्ट किया है अपना ज्योग्राफी का घटना चक्र। ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी कि ज्योग्राफी की घटना चक्र पढ़ाइए, तो ज्योग्राफी की घटना चक्र मैंने स्टार्ट कर दी है। देखिए, इन्वायरमेंट का भले ही वीडियो थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन ज्योग्राफी का आपका टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा वीडियो। ठीक है, डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ज्यादा वेटेज कैरी करता है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। एंड ज्योग्राफी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और इसकी जो घटना चक्र है वो काफी ज्यादा लेंदी भी है, इसमें टॉपिक्स भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कवर कराने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। दैट्स वाई इसके वीडियोस मुझे डेली अपडेट करने होंगे, ताकि ये समय पर घटना चक्र और ज्योग्राफी की आपकी कंप्लीट हो जाए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स टू द पॉइंट्स, इसके घटना चक्र के नहीं, जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो कई जगह के मिक्सचर होंगे। ठीक है, कई सोर्सेस से उनका कंपाइलेशन किया जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि आप हैंड रिटन नोट्स भी मैं पढ़ाऊं, तो उसके लिए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है हमारा, सब टॉपिक नंबर 4, मानक समय, जिसे हम ये क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, कैसे हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, आईएसटी क्यों हमने बनाई, प्राइम मेरिडियन का क्या रोल है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, ये सब आज हम जानेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एक बार नजर डाल लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे अपने पीवाई क्यूज पे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, ठीक है, या जिसे हम आईएसटी इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं जिसे, ये कहाँ से ली जाती है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूड पे ली जाती है। देखिए, ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए इस तरीके का कुछ शेप है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो अब बीचों बीच से एक लाइन हमने ली। ठीक है, बीचों बीच से एक लाइन हम लेंगे, जो क्या डिसाइड करेगा, जिसके आधा हिस्सा आपका वेस्ट में रहेगा, आधा हिस्सा आपका ईस्ट में रहेगा। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, ये जो बीच की लाइन है वो डिसाइड करेगी टाइम। जैसे आपका इंग्लैंड से ग्रीनविच से जगह से जो एक हमने इमेजिनरी लाइन खींची, जिसे जिसे हमने क्या कहा था, प्राइम मेरिडियन कहा था, आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि वो प्राइम मेरिडियन है, उसको हमने स्टैंडर्ड माना है, और वहीं से हम वर्ल्ड का टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इंडिया का टाइम डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन टाइम की जो एक लाइन है ये बीचों बीच से खींची है, और ये बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूड है इसको अगर हम मेजर करें तो ये 82 डिग्री 30 मिनट आएगा, 82 डिग्री 30 मिनट, या इसको हम कभी कभी 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट की ये पूर्वी देशांतर से ली जाती है। और ये जो पूर्वी देशांतर है वो कहाँ से गुजरता है, ये आपके इलाहाबाद से गुजरती है ये लाइन। नेक्स्ट है, या कहीं कहीं पर मिर्जापुर है, यह देशांतर रेखा प्रयागराज और मिर्जापुर आदि स्थानों से गुजरती है। तो प्रयागराज से भी जाती है और फिर मिर्जापुर से भी निकल होकर ये जाती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, प्रयागराज भी है और मिर्जापुर भी। ठीक है, और प्रयागराज में भी नैनी 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 जगह है। नैनी से अगर और प्रिसाइज इसकी जो है एरिया पूछे, इसका जो लोकेशन पूछे, तो प्रयागराज में भी नैनी जगह से ये जाती है और मिर्जापुर से भी होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच माध्य जीएमटी से कितने इस वक्त कितना आगे है, तो 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, देखिए, ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इंडिया यहाँ पर कहीं है, ईस्ट, सॉरी,
ये थोड़ा सा गलत हो गया। इंडिया जो है वो आपका यहाँ पर है कहीं, ठीक है। तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है आपका इंडिया पूरी तरीके से। और ये उत्तरी पूर्व में भी देखिए आप एकदम सेंटर में है। नॉर्थ से भी इधर थोड़ी डिस्टेंस छूटी है, ईस्ट से भी थोड़ी डिस्टेंस छूटी है, सॉरी वेस्ट से भी छूटी है। ईस्ट में भी ईस्ट के अंदर पूरा ईस्ट का हिस्सा ये ले लें यहाँ पे भी, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। खैर इधर भी जगह छूटी है, ये भी जगह छूटी है, और प्राइम मेरिडियन यहाँ कहीं बीच से जा रही है, ठीक है। और हमने इंडिया के बीचों बीच का हिस्सा लिया है, इंडिया के मैप से जो बीचों बीच का हिस्सा लिया है, जो इलाहाबाद से आईएसटी गुजरती है। तो अब यहाँ से मैं दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से अब ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से लेकर ये जो इंडिया का जो सेंटर पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, ये कितना है? ये 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है, ठीक है। 5.5 घंटे का मतलब अगर अभी यहाँ पर 10 बज रहे हैं, ठीक है, या 5:30 बज रहे हैं मान लीजिए शाम के इंडिया में, तो ग्रीनविच पे यानी कि जो लंदन से गुजरती है वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा? वो हमसे 5.5 घंटे पीछे होगा, ठीक है, क्योंकि हम ईस्ट में है और इधर ये वेस्ट का पार्ट आ रहा है। और सन जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होती है, और सनराइज जो है वो ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में पहले होगा, टाइम आगे चलेगा, और वेस्ट में टाइम जो है वो पीछे चलेगा। तो वहां पर 10 बज रहे होंगे अगर 5:30 बज रहा होगा इंडिया में, ठीक है। तो इस तरीके से 5.5 घंटे आगे है, आईएसटी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए यहाँ पर कोई काम की बात नहीं है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देती हूँ मैप को, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इंडिया का मैप है, जो इंडिया का ये देखिए इधर से हिस्सा छोड़ा है और इधर से ये हिस्सा छोड़ा है, ठीक है। और ये जो आपका मोस्ट सेंटर पॉइंट लिया गया है, वो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है कच्छ का, यहाँ से लेकर सबसे ईस्टर्न पॉइंट ये जो अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप मानेंगे। और इसलिए बीच में जो लाइन खींची गई है वो आईएसटी है, ये आईएसटी है, इमेजिनरी लाइन है, टाइम को डिसाइड करती है इंडिया में। और ये कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद से, ठीक है। और मिर्जापुर भी पड़ जाता है रास्ते में, और इधर छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिले पड़ जाते हैं, उड़ीसा के भी पड़ जाते हैं, और इधर आपका आंध्रा का भी पड़ जाता है, ठीक है। खैर हमें फिलहाल इससे मतलब है कि प्रयागराज का क्वेश्चन आता है और मिर्जापुर का क्वेश्चन भी आता है। चलिए ये इस तरीके से जाती है लाइन, राइट। नेक्स्ट पर आएंगे हम। देखिए भारतीय मानक समय की जो रेखा है, यानी जो आईएसटी है, वो टोटल कितने स्टेट से, इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरती है? तो कुल 5 स्टेट से होकर गुजरती है। पहला तो यूपी है, यूपी में इलाहाबाद मिर्जापुर, दूसरा एमपी है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, और पांचवा आंध्र प्रदेश है। ये पांचों जिले रट लेने हैं। जैसे आपने 8 स्टेट्स रट लिए थे किसके लिए? कर्क रेखा के लिए, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए। उसी तरीके से आपको रट लेना है कि जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है, वो कहाँ से गुजरती है? 5 स्टेट से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अब जो 0 डिग्री है, प्रधान याम होता है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, कि पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं, यानी कि 360 लाइंस होती हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं। वही जो मैंने कल आपको बताया था कि ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री है। इसके इधर जो 180 लाइंस हैं जो ऐसे ऐसे खींची गई हैं, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं अर्थ को, और जो इधर है 180 लाइंस, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। यही चीज यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में बताई गई है जस्ट। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका पृथ्वी 24 घंटे में 24 घंटे में देखिए 1440 मिनट होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1440 ही आएगा। तो कह रहा है कि 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर लगाने में मतलब 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। ये भी मैंने कल आपको पूरा सॉल्व करके समझाया था कैसे 4 मिनट लगते हैं। अगर आपको समझना है तो आप कल का लेक्चर जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 1 घंटे में कितना? तो 1 घंटे में 15 डिग्री,
यानी 60 मिनट्स में 15 डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में, सॉरी, 1 डिग्री कितने में, तो 4 मिनट में। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये याद रखना है आपको, मैंने आपसे बताया था। ठीक है। अब कह रहा है कि जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, और फिर जो है 180 से वापस 360 आने में फिर 12 घंटे लगते हैं। इस तरीके से 24 घंटे का पूरा एक दिन हो जाता है। ठीक है। अब 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट की ओर जब जाते हैं तो ग्रीनविच समय जो है 12 घंटे पीछे का समय मिलता है, और जबकि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। इसीलिए देखिए, हमारे इंडिया में दिन होता है तो यूएसए में नाइट होती है। ठीक है। यही पृथ्वी का घूमना इसका कारण है। ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन देखिए, जो 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 0 डिग्री आपकी प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, प्रधान जिसे बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर। और 180 डिग्री जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है। और ये लॉन्डिट्यूड की बात हो रही है, ऐसे वाली रेखाओं की। ये लैटिट्यूड, ऐसे वाली रेखाओं की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है। ये वाली जो रेखाएं होती है, जो लैटिट्यूड होती है, जो 0 डिग्री इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, ये डिस्टेंस बताती हैं, जबकि बताने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और जबकि जो आपकी लॉन्डिट्यूड होती हैं, वो टाइम डिसाइड करने में हेल्पफुल होती हैं। और इन दोनों को मिलाकर क्या हम किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन। तो चलिए, ये था थोड़ा सा नोट्स का पार्ट। अभी हम आ जाएंगे किस पर, अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उसी स्थान की अवस्थिति जिस पर यामोत्तर है वह है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन, आपका एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन का पहले आप मतलब समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि कहीं पर, ठीक है, आईएसटी जो है, भारतीय मानक समय, ये हो गया आईएसटी। जो आईएसटी है आपका, ठीक है, वहां पर अर्धरात्रि है। ठीक है, आधी रात है, और एक जगह पर सुबह का 6 बजता है। ठीक है, एक जगह है वहां पर सुबह का 6 बजा है। और जबकि जो इंडिया में है, जो आईएसटी है, इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंटरनेशनल मुझे क्यों याद आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि इलाहाबाद से लाइन गुजरती है, वहां पे क्या है, वहां पर आधी रात है। और एक जगह है, कोई जगह है, मान लीजिए, हमें नहीं पता कौन सी जगह है। ठीक है, वहां पर 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो मेरिडियन है, अ, जो स्थान है, किस मेरिडियन पे है। हमें मेरिडियन के बारे में बताना है कि वो जो स्थान है वो किस मेरिडियन पे है। ठीक है। तो देखिए, जब आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, जो इलाहाबाद से गुजर रही है, वहां पर कह रहा है कि मिडनाइट है, अर्धरात्रि है। ठीक है। तो अब ये आईएसटी है, यहाँ पर कह रहा है आधी रात है, और जो जगह है वहां पर जो है सुबह का 6 बज रहा है। तो हमें पता है कि ये इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अगर हम पीछे जाएंगे, ठीक है, वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो वहां तो हमें रात ही मिलेगी। ठीक है, आधी रात है, तो वेस्ट में हम जाएंगे, तो क्योंकि अर्थ क्या हो रही है, ऐसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें आगे बढ़ना है। रात के बाद क्या आता है, दिन, सुबह आती है, हमें सुबह करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम किधर जाएंगे, जो जगह होगी जहां पे 6 बज रहा है, ठीक है, जो 6 AM हो रहा है, वो ईस्ट की तरफ ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और यहाँ पे सारे 3 ऑप्शन आपके पूर्व दिए भी हैं, एक पश्चिम है, तो वो वैसे ही कट गया। ठीक है। तो ईस्ट की तरफ ही होगी वो जगह। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि वहां सुबह हो रही है, तो वो ईस्ट की तरफ ही हो रही है, हमें आगे ही बढ़ना है, टाइम को प्लस करना है। ठीक है। अब आईएसटी का हमें पता है मेरिडियन क्या है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, या हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, इसका क्या है, मेरिडियन है या लॉन्डिट्यूड है, ईस्ट में। ठीक है, वो भी ईस्ट में हमें पता है। और कह रहा है कि सुबह का जो है 6 बज रहा है कहीं पर। ठीक है। अब आपको पता है कि 6 बज रहा है, मतलब कि आप समझ लीजिए, मान लीजिए अ, अर्धरात्रि है, मान लीजिए। यहाँ पर क्या है कि क्या होता है कि जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है, तो पूर्व में सूर्य जल्दी उग जाता है। तो मान लिया हमने, ठीक है, हमने क्या मान लिया कि जो डिफरेंस है, आपको पता है
कि एक दिन एक आपका 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है अर्थ, ठीक है। और आपका एक घंटे में कितना 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो हमने मान लिया कि जो रात थी वहां पे, तो अब सुबह का 6 बज रहा है, तो 6 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। 6 घंटे का, मिडनाइट बोल रहा है, मतलब वही 12 बजा है आपका मिडनाइट। तो 6 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ जल्दी सुबह हो जाती है। 6 घंटे का डिफरेंस है, तो 6 घंटे, अब एक घंटे में 15 डिग्री घूमता है, तो 6 घंटे में कितना घूमेगा? 6 घंटे में 15 डिग्री इंटू 6, यानी कि 90 डिग्री। तो हमने मान लिया कि जो है 90 डिग्री, ये जो है आगे जो प्लेस है वो अभी 90 डिग्री आगे, ये जो जगह है, ये जो ईस्ट में जगह है जहां पर 6 बज रहा है सुबह का, ये अभी आईएसटी से 90 डिग्री आगे है, ठीक है, ईस्ट में। तो 90 डिग्री आगे है, तो हम 82.5 डिग्री में, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट में क्या करेंगे, 90 डिग्री को प्लस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आगे की बात कर रहा है, अगर कहता कि पीछे की बात करता, ठीक है, तो हम वेस्ट में जाते, फिर हम माइनस करते 90 डिग्री को, ठीक है, इसको माइनस करते। तो ये क्योंकि बात कर रहा है, ठीक है, आगे सुबह की बात कर रहा है, तो सुबह आगे बढ़ेंगे तभी सुबह होगी, ठीक है। ईस्ट में जाएंगे क्योंकि सुबह आपकी ईस्ट में ही होगी, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो अब 82.5 डिग्री 30 मिनट में 90 डिग्री जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 82 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया 2, और 8, और ये हो गया 172 डिग्री और 30 मिनट्स। 172 डिग्री 30 मिनट्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया भी हुआ है 172 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब अगर इसमें आपको ये निकालना नहीं आता है कि एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 24 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, क्यों 360 से डिवाइड करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने कल के वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया और मैंने आज भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, ठीक है। कह रहा है कि देखिए, गुजरात जो है आपका, वो सबसे वेस्ट में आएगा, सबसे वेस्ट का गुजरात का गांव है, सबसे लास्ट पॉइंट वेस्ट का। और सबसे ईस्ट में अरुणाचल है, आपको पता है, उसका जो एकदम लास्ट का गांव है, ठीक है, उसका जो एकदम लास्ट का गांव है वलोंग गांव है। तो कह रहा है कि उसके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा। देखिए, अगर केवल रटना है तो 2 घंटे याद कर लीजिए, 2 घंटे का डिफरेंस है। कहीं भी 2 घंटा दिखेगा कि गुजरात का सबसे अंतिम गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे अंतिम गांव, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप 2 घंटे याद कर लीजिए। लेकिन अगर आपको समझना है, ठीक है, तो पहले तो इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद करिए, ठीक है। तो आप लैटिट्यूड याद करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो आपका 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर कितना 74 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। वो हमने इंडिया में वेस्ट और ईस्ट की बात की, लेकिन इंडिया पूरी तरीके से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपके हेमिस्फेयर में है, यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, ठीक है। आप देखिए, ये 68 डिग्री और ये 74 डिग्री, ठीक है। जो आपका गुजरात है वो इतने में है, ये गुजरात की लोकेशन है, ठीक है, ये गुजरात की लोकेशन है। और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो 91 डिग्री 30 मिनट्स से लेकर 97 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये आपके अरुणाचल प्रदेश की है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, ये पहले वाले पॉइंट से मतलब नहीं है। यहाँ पर आप लेंगे, क्या करेंगे, अब ये सबसे वेस्ट पार्ट होगा, 68 डिग्री 4 मिनट सबसे वेस्ट होगा, गुजरात का सबसे लास्ट जो पॉइंट होगा, ठीक है। और जो सबसे लास्ट अरुणाचल का होगा वो ये होगा, ठीक है, 97 डिग्री 30 मिनट्स, 97 डिग्री 30 मिनट्स। अब इन दोनों के बीच में कह रहा है डिफरेंस कितना है टाइम का, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, पहले तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे कि कितना आएगा। तो 97 डिग्री 30 मिनट्स और 68 डिग्री 4 मिनट्स, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 30 मिनट, मिनट में से मिनट को माइनस करेंगे तो 30 मिनट में से 4 मिनट जाएगा, तो 26 मिनट बचेगा। और 97 डिग्री में से 68 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो 29 डिग्री आएगा।
ठीक है, तो 29 डिग्री 26 मिनट ये हो गया कितना आपका आपका निकल आया। ठीक है, अब यहाँ से हमको उसको टाइम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो 15 डिग्री घूमती है कितना, 1 घंटे में। ठीक है, और ये है 29 घंटा 26 मिनट, मतलब कि लगभग 29 डिग्री 26 मिनट है, मतलब 30 डिग्री के आसपास है। तो 15 का अगर दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 30। तो यहाँ मतलब 2 घंटे, 2 घंटे में कितना घूमेगी आपका 30 डिग्री घूमेगी। तो यही आपका इसलिए आंसर होगा। और अगर और प्रिसाइज आंसर निकालना है तो 29 डिग्री को चेंज करेंगे, पहले 15 डिग्री को चेंज करेंगे, फिर 15 को चेंज करेंगे, फिर 1 को माइनस करेंगे, फिर 26 मिनट को प्लस करेंगे। तो कुल आपका जो आएगा वो 118 मिनट आएगा। ठीक है, और 120 मिनट कितना होता है, 120 मिनट होता है 2 घंटे के बराबर। 60 60 120। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हम 2 मिनट कम है केवल 2 घंटे में, तो हम 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया कि 118 मिनट एग्जैक्ट है, और अगर आपको राउंड ऑफ करके लेना है तो 2 घंटे ऑप्शन में है, तो 2 घंटे यहाँ पर टिक होगा। ठीक है, आधा घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा नहीं होगा, 2 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि गुजरात जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर अगर मान लीजिए सूर्य जो है, सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, मान लीजिए 6 बजे सूरज उग रहा है, तो गुजरात जो है वो वेस्ट में है, तो अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट आ रही है। तो उस समय गुजरात में का कितना कितने बजे सूर्य हमारा उदय होगा। तो क्योंकि गुजरात यहाँ से हमसे 2 घंटे पीछे है, क्योंकि वेस्ट में है तो पीछे रहेगा हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बजे, 8 बजे जो है सूर्योदय होगा। ठीक है, अरुणाचल में अगर 6 बजे सूरज निकल रहा है, तो गुजरात में सूरज कितने बजे निकलेगा, वो 8 बजे निकलेगा। ठीक है, 2 घंटे पीछे रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है, ये देखना है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, मतलब कि ज्यादा सदर्न मोस्ट है। तो इसमें क्या है देखिए, लॉन्गिट्यूड या तो याद कर लीजिए, या तो एग्जैक्ट मैप पे। अब एमपी में भी तो ये एमपी के अंदर के जिलों की बात कर रहा है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो ये क्वेश्चन है आईएएस प्री का भाई, टिपिकल क्वेश्चन है। और इसमें इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स याद करना ये भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप एमपी के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से जबलपुर जो है वो 22 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में आता है। ठीक है, 22 डिग्री से 24 डिग्री नॉर्थ, जबकि देशांतर रेखा, हाँ यस, मेरिडियन की बात कर रहा है, इंदौर और भोपाल के बीच में है। तो ये इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं होगी। ठीक है, ये इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं होगी। जबलपुर की लोकेशन इंदौर जो लॉन्गिट्यूड है वो इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जबलपुर का है आपका 22 डिग्री, कहाँ गया, 22 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में, 22 डिग्री नॉर्थ से 24 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और जबकि इंदौर का है अ, आपका 22 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर, अच्छा इसमें मिनट्स भी मैं बता दूं आपको, मिनट्स, ये देखिए जो जबलपुर है वो 22 डिग्री 49 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 24 डिग्री 28, सॉरी 24 डिग्री 08 मिनट्स हैं। ठीक है, नॉर्थ। इसमें सबको आपको सबका याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस का कोई ऐसे कह सकते हैं पर्टिकुलर ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ट्रिक नहीं होती है इसमें। अगर आपको पर्टिकुलर स्टेट का अगर मैप याद है, या अच्छे से हर स्टेट के अंदर का मैप याद है, तो आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। या तो केवल ही एमपी की बात की होती और ये एमपी स्पेशल का क्वेश्चन होता, लेकिन वो भी नहीं है, तो आप कहाँ तक इसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स याद करेंगे बैठकर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेंसस के हिसाब से 2011 के हिसाब से ये लोकेशन दी गई है। और जबकि
मैं आपको बोलकर बता देती हूँ, लिख कर बहुत टाइम लगेगा। जबलपुर की जो लोकेशन है 22 डिग्री 49 मिनट से लेके 24 डिग्री 8 मिनट तक है, ठीक है। और 89 डिग्री 21 मिनट ईस्ट से लेके 80 डिग्री आपका 58 मिनट है। जबकि इंदौर की क्या है, 22 डिग्री 20 मिनट से लेकर 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ है, और 75 डिग्री, और उसकी 79 डिग्री थी, इसकी 75 डिग्री है, तो ये बिल्कुल ईस्ट आ जाएगा। और भोपाल भी ईस्ट में एकदम आ जाएगा। तो जबलपुर के बीच से, जबलपुर की इंदौर और भोपाल के बीच से नहीं आती यहाँ पर। अब मैं भले ही आपको एमपी का मैप बना दूं, वो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया है बजाय इसके कि ये एमपी का मैप है, ठीक है। यहाँ कहीं जबलपुर पड़ता है, ठीक है। इतना ये समझ लीजिए, ये ज्यादा सही है थोड़ा। हर स्टेट का मैप थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। ये एमपी का मैप है, यहाँ पर कहीं जबलपुर पड़ता है, और आपका यहाँ पर कहीं भोपाल पड़ता है, और यहाँ पर कहीं इंदौर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इंदौर पड़ता है। तो कह रहा है कि जबलपुर की लाइन भोपाल और इंदौर के बीच से जाती है। तो क्यों बीच से जाएगी, जबलपुर की तो यहाँ से जाएगी, जबलपुर की तो जबलपुर से जाएगी, तो बीच से तो नहीं जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में है। तो वडोदरा और पुणे, थोड़ा सा महाराष्ट्र का मैप जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, औरंगाबाद जो है वो वडोदरा और पुणे के बीच में कहीं आता है, और बेंगलुरु जो है चेन्नई की तुलना में ज्यादा साउथ में है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। जो बेंगलुरु है वो चेन्नई की तुलना में थोड़ा ज्यादा, उसका जो एक्सटेंट है साउथ की तरफ वो ज्यादा है। तो 2 और 3 आपका सही होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबलपुर बीच में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद करने बैठेंगे तो आज जबलपुर का दिया है, कल किसी और का दे देगा, आपको उज्जैन का दे देगा, तो कैसे आप करेंगे, है ना। ऐसे तो हर जिले का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही याद करते बैठेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय आईएसटी देशांतर के सबसे पास है। देखिए, अब ये जो है एमपी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एमपी का क्वेश्चन है, एमपी पीएससी में पूछा गया भाई, बिल्कुल सही पूछा गया, कोई बात नहीं। जब आप एमपी का इस तरीके से मैप बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैप बनेगा एमपी का, ये इस तरीके के तो कुछ मैप होता है एमपी का, ठीक है। तो उज्जैन आपका यहाँ पड़ता है कहीं, उज्जैन, ठीक है। और एमपी का जो ये मैप है, एमपी जो आईएसटी है 82.5 डिग्री, वो यहाँ से जाती है एमपी, एमपी से टच होती है बिल्कुल, आईएसटी जो है एमपी से टच होती है। यहाँ पर एक जिला है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है। ये यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो एमपी पीएससी देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एमपी पीएससी में आया भी है। जो सिंगरौली है ये जिला पड़ता है, सिंगरौली जिले से पास होती है आईएसटी, लेकिन सिंगरौली यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अब उज्जैन एकदम इधर है, तो बिल्कुल ये कट जाएगा उज्जैन। सागर की बात करें, सागर यहाँ कहीं बीच में है, ठीक है, सेंटर में, तो सागर भी कट जाएगा। फिर आई होशंगाबाद की बात, होशंगाबाद जिसका नाम अब नर्मदापुरम है, वो कहीं यहाँ पर है, ये भी कट जाएगा। बचता है रीवा, तो रीवा की जो पोजीशन है वो कहीं पर यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, तो बिल्कुल ये आईएसटी के ज्यादा पास है, तो रीवा इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीवा करेक्ट होगा। इन ऑप्शंस में अगर सबसे पास देखा जाए तो रीवा है, ठीक है, रीवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, और ना बिहार वालों के लिए, एमपी वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ऐसे दे रखा है, अब बताइए आप ऐसे याद रखेंगे, कभी याद हो पाएगा, कभी नहीं याद होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स याद करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आप मैप देख लीजिए, ठीक है, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि शिलोंग में समय क्या होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर मैप के थ्रू करेंगे, चलिए मैप नहीं बनाते हैं। देखिए, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पर है मान लीजिए कहीं शिलोंग, एकदम शिलोंग तो पता है ना, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, एकदम ईस्टर्न पार्ट में आएगा शिलोंग। उसके बाद कह रहा है कि और यहाँ ये हमारी क्या है, ये है हमारी 82 डिग्री 30 मिनट्स आईएसटी, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है, आईएसटी पर कितना बजा है, 10 बजा है, 10 बजा है। तो 92 डिग्री ईस्ट देशांतर पर कह रहा है कि इसके आगे जो ईस्ट में 92 डिग्री होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं 92 डिग्री है, ये शिलोंग में 92 डिग्री है, ठीक है। तो ईस्ट यहाँ पर क्या टाइम होगा, तो अब सीधे से आप 82.5 डिग्री और 92 डिग्री का डिफरेंस निकाल लें, जो डिफरेंस आएगा डिग्रीज में
उसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और उसको उस दिए गए टाइम में जोड़ दें। इतना सा काम करना है। तो अब 92 डिग्री में से 92 डिग्री में से क्या माइनस होगा? 82 डिग्री 30 मिनट्स माइनस हो जाएंगे। तो 30 मिनट्स तो ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यस, 32 डिग्री 32 ऐसे ही लिख लेंगे। और ये हुआ 0 और 1, यानी कि 10:30, ठीक है। 10 डिग्री 30 मिनट, 10 डिग्री 30 मिनट। अब 10 डिग्री निकालेंगे। देखिए 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 4 मिनट। तो 10 डिग्री की कितनी हो जाएगी? 10 डिग्री की 10 डिग्री की हो जाएगी 40 मिनट। 4 इंटू 10 यानी 40 मिनट। 40 मिनट हो गया। उसके बाद 10 डिग्री और ये 30 मिनट है आपका। 40 और इसमें और ऐड होगा। हो गया है, एक सेकेंड। यहाँ पर ना जो हम लोग ये 82 डिग्री 30 मिनट्स लिख रहे हैं, यही गलत कर रहा है। केवल यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है ना, अगर मिनट दिया हुआ तो होता तो मिनट से मिनट माइनस करते और डिग्री से डिग्री माइनस करते। आप सीधे 92 डिग्री से 82.5 डिग्री यानी 82.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 9.5 डिग्री आएगा। अब 9.5 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 10 डिग्री हमने निकाला, 10 डिग्री हो गया 40 मिनट। 10 डिग्री से नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली इससे निकाल लेंगे 9 डिग्री और 0.5 डिग्री, ठीक है। तो 9 डिग्री हो गया 9 इंटू 10 यानी कि 9 इंटू 4, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 9 इंटू 4 यानी कि 36, ठीक है। 36 मिनट ये हो गए। और आधा डिग्री और है, तो आधा डिग्री का 2 मिनट जुड़ेगा, 2 मिनट यानी कि प्लस 2 मिनट, तो ये हो गए 38 मिनट। तो इधर 38 मिनट हम 10 बजा है, तो आगे ईस्ट में 38 मिनट प्लस होंगे तो 9:38 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। गलती यहाँ पर यही हो रही थी कि मिनट्स नहीं दिए थे और पूरा हमें डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। 82.5 डिग्री से हम करेंगे। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? कह रहा है कि अगर 82.5 डिग्री पर मध्याह्न है यानी कि आपका 12 बज रहा है, ठीक है, 12 बज रहा है, तो कह रहा है 120 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा? तो इसमें से 120 डिग्री आप माइनस कर देंगे, ठीक है। 120 डिग्री से, सॉरी 120 डिग्री से ये माइनस कर देंगे, बड़े से छोटा माइनस होगा ना, तो 120 डिग्री से इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। और ये हो गया आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 1, इसमें भी डिग्री दिया है, हमने डिग्री किया है, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा कि 7। और यहाँ पर बचेगा कितना? आपका बचेगा 3, यानी कि 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। तो पहले 37 का निकाल लीजिए, 1 डिग्री होता है 4 मिनट, ठीक है। तो 37 डिग्री कितना हो जाएगा? 37 इंटू 4 मिनट्स, ठीक है। ये आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 37 को 37 इंटू 4 करेंगे हम, तो 37 इंटू 4 आएगा आपका 48 मिनट्स। और आधा डिग्री अभी और बचा है क्योंकि 37.5 है, तो आधा डिग्री जो होगा, हाफ डिग्री, वो 2 मिनट के बराबर होगा, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो आधा डिग्री 2 मिनट के बराबर, तो इसमें 2 मिनट और प्लस करेंगे, यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब कितना हो गया आपके? 2.5 घंटे, 2.30, 2 घंटे 30 मिनट। तो 12 में जब आप जोड़ेंगे 2 घंटे 30 मिनट, तो ये बच जाएगा कितना? 12, 1, 2 और 2.5, 2.5 बच जाएगा। तो 2.5 ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया है। तो 12 के बाद 13, 14 और उसके बाद आधे घंटे और, यानी 14:30 यानी कि 2:30 बजे, 2:30 जिसे हम कहते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपको पता है आंध्रा से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, यूपी के इलाहाबाद मिर्जापुर से भी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं जाती है। आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो आपको पता है कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद यानी अभी में प्रयागराज उसे कहते हैं, अभी करंट में वहां में नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है?
प्रमाणिक आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट है, आपको पता है 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय आईएसटी निम्नलिखित में से स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो आपको पता है आईएसटी इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है, इलाहाबाद के नैनी से। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच के में अंतर पाया जाता है। तो आपको पता है कि जो आईएसटी है वो जीएमटी से कितना 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, 5.5 घंटे प्लस में होता है, आगे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः आईएसटी होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? सेम बात मैंने आपको बताई थी कि देखिए 2 घंटे का डिफरेंस, आपको पता है 2 घंटे का डिफरेंस है आपके गुजरात के एकदम वेस्ट वाले गांव से और आपका अरुणाचल प्रदेश के से के गांव से जो अंतर है वो कितना 2 घंटे का है। तो अगर 5 बजे हो गया है सूर्योदय अरुणाचल में तो गुजरात में 2 घंटे पीछे चलेगा, यानी कि 7 बजे, यानी 2 घंटे बाद होगा। ठीक है, 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे होगा, 7 बजे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? जो दिल्ली से मेरिडियन जा रही है उस मेरिडियन के सबसे पास में कौन है? तो देखिए दिल्ली लगभग आपका जो मेरिडियन है वो बीचों बीच से आती है, और जब आप इस तरीके से मैप बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जब एक आप मैप बनाएंगे, ठीक है, इंडिया का, मैप बनाएंगे जब दिल्ली यहाँ कहीं सेंटर में आपका पड़ेगा। ठीक है, ये दिल्ली है, तो जब ये जो आईएसटी जा रही है तो जो दिल्ली आईएसटी नहीं, जो दिल्ली से जो जा रही है वो कहाँ आएगी, वो इस तरीके से कहीं निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ बैंगलोर पड़ेगा, बैंगलोर से जाएगी, नागपुर यहाँ महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, हैदराबाद यहाँ कहीं पड़ जाएगा, पुणे भी महाराष्ट्र में यहाँ पड़ जाएगा। तो आप सबसे पास देखिए बैंगलोर ही पड़ेगा, इस मेरिडियन पे बैंगलोर ही आएगा। इसके लिए बहुत अच्छे से मैप आपको, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बनी होनी चाहिए। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट सब टॉपिक पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो क्या है, वो है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु को हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, इंडिया में एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है कि इंडिया का जो मैप है उसमें सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे वेस्टर्न मोस्ट, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, उस पॉइंट का कुछ नाम होगा तो, और वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सीमा बतानी है अपने इंडिया की। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। आप सभी को पता है सबसे ईस्टर्न जो है वो अरुणाचल है, सबसे पश्चिमी गुजरात, सबसे उत्तरी हिमाचल प्रदेश और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सबसे राज्य की बात हो रही है, अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं लद्दाख तो हिमाचल से भी ऊपर है, तो वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, वो यूटी है, हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा उत्तरी भाग में लद्दाख है। देखिए आ गया ना, जब आप स्टेट यूटी दोनों इंक्लूड करेंगे तो लद्दाख सबसे ज्यादा नॉर्थ में है। सबसे दक्षिण में कौन सा है, अंडमान निकोबार। भाई अंडमान निकोबार भले ही पानी में, लेकिन है तो हमारे इंडिया का पार्ट। ठीक है, भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ पॉइंट यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं वो एक बार जान लीजिए। सबसे ज्यादा जो साउथ मोस्ट पार्ट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार द्वीप में है। तो आप कहेंगे निकोबार तो किस में है, ये तो पानी में है। तो पानी में अगर पूछे या सबसे सदर्न मोस्ट पूछे, दोनों चीजें हैं। अगर पूछे सिंपली सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगर पूछे पानी में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो पानी में भी यही है। अगर आपसे घुमा के पूछे कि नहीं लैंड पे बताइए, मुख्य भूमि पे, भारत की मुख्य भूमि पे सबसे साउथ का पार्ट कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद पानी का पार्ट है। सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ मोस्ट, इसमें कोई पानी और स्थल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे नॉर्थ में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, उसके पास में इंदिरा कोल है लद्दाख में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कोल, ये आपका सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। ये देखिए इंदिरा कोल जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु भूमि पर, और पानी में दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। अपने ईस्ट में देखेंगे तो किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में गांव है किबीथू, और वेस्ट में गहार मोती या गुहार मोती, गुहार मोती आपका
गुजरात में। ये आपके चारों पॉइंट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, चलिए तो आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है, सिर्फ थोड़ा रटने वाली चीजें हैं, आपको ये चीजें रट लेनी है, चारों पॉइंट्स के नाम को रट लेना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है। अब देखिए, दक्षिण में आपका वाटर में भी आता है और लैंड पे भी आता है, लेकिन जब आपसे कोई चीज ना पूछे, सिर्फ साउथ पार्ट, साउथ मोस्ट, सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे, तो आपको सीधे इंदिरा पॉइंट पर लगाना है। ठीक है, जब आपसे लैंड पर पूछेगा तब आपको कन्याकुमारी पर टिक करना है। ठीक है, जब लैंड पर पूछेगा तब कन्याकुमारी टिक करना है। नेक्स्ट है, भारत का साउथ मोस्ट पार्ट यानी कि दक्षिणतम दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो अगेन देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी है और बड़ा निकोबार है। तो हमें पता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ है, बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में ही है, इसलिए यहाँ पर भी हम इसे ही टिक करेंगे, कन्याकुमारी को टिक नहीं करेंगे। कन्याकुमारी को तब टिक करेंगे जब वो पूछेगा कि लैंड पर सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, लैंड पर, जमीन पर, स्थल पर सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। चलिए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर है। तो ये ग्रेट निकोबार में है, छोटा निकोबार जैसा कुछ नहीं है, ग्रेट निकोबार में है, बड़ा निकोबार। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी या सबसे ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे वेस्ट में क्या है, सबसे वेस्ट में गुजरात है। तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ठीक है, सबसे पश्चिम का बिंदु। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे पश्चिम जो है वो गुजरात में है, तो राजस्थान, राजस्थान के तो ऑप्शन कट हो गए। अब कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, या 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व गुजरात में। तो पूर्व कहाँ, पश्चिमतम बिंदु पूछ रहा है तो पश्चिम में होगा ना। 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पर, वेस्ट में, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट में। अच्छा सॉरी, देखिए ये गलत होगा क्योंकि हमारा पूरा इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है पूरा इंडिया हमारा। किस में है, यहाँ पर इससे मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, पूरा इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, तो वेस्ट का तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनेगा ही नहीं। ठीक है, नॉर्थ का बनेगा और ईस्ट का बनेगा, जो भी बनेगा इंडिया के कंटेक्स में नॉर्थ और ईस्ट का ही बनेगा। ठीक है, तो गुजरात भी हमारा पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में है क्योंकि इंडिया में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। देखिए इस तरीके से हो जाते हैं कंफ्यूज, ईस्ट वेस्ट, क्योंकि हमसे पश्चिम पूछ रहा था। राइट, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर है, सबसे ज्यादा ईस्ट पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा ईस्ट। थोड़ा सा आप यहाँ पर मैप की हेल्प लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम रफली थोड़ा सा मैप यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा गंदा सा है लेकिन कोई बात नहीं। हैदराबाद नीचे कहीं यहाँ पे है, सबसे पूर्व पूछ रहा है। भोपाल एमपी में है यहाँ कहीं, बैंगलोर भी हमारा नीचे है कहीं, और लखनऊ हमारा यहाँ यूपी में पड़ेगा। सबसे ज्यादा ईस्ट पार्ट कौन सा हो गया, यही हुआ ना, सबसे ज्यादा ईस्टर्न इधर है, ईस्ट पार्ट है, तो ईस्ट पार्ट सबसे ज्यादा क्या हो गया, लखनऊ हो गया। इस तरीके से लखनऊ हो गया। मैप थोड़ा सा याद रहेगा। अब आप कहाँ तक ये लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स याद करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैप पे फोकस करिए तो चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंडिया है, मैं नीचे का पार्ट बनाऊंगी केवल। ठीक है, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा वगैरह बनता है, और इधर गुजरात के साइड ये क्या है, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, और ये नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। अब ये और ये कहाँ मिलते हैं, तो ये इससे आके और इससे आकर मिलकर मिलता है यहाँ कहीं इंडियन ओशन में। और ये पॉइंट कहाँ है, ये जो पॉइंट है नीचे का, ये जो नीचे का पॉइंट बना रहे हैं, ये क्या है, ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक है, कोप कैमरॉन भी बोलते हैं इसको हम, और कन्याकुमारी बोलते हैं, तमिलनाडु में है। यहाँ पर कन्याकुमारी का जो पार्ट है, यहाँ पर देखिए अरब सागर से भी पानी आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से भी आ रहा है, और यहाँ इंडियन ओशन भी है। तो कन्याकुमारी में ये तीनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, कन्याकुमारी में। चलिए, ये टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है। आज के इस टॉपिक का जो लास्ट सब टॉपिक है, सब टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है क्या, सीमावर्ती देश। अब हमने जान लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, कैसे टाइम डिसाइड करते हैं, कैसे डिस्टेंस डिसाइड करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या हैं,
कर्क रेखा कहाँ से इंडिया से गुजरती है? देखिए, अभी हम कर्क रेखा के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे कि कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो वर्ल्ड में किस-किस कंट्री से जाती है, ठीक है? और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस-किस कंट्री से जाती है, इक्वेटर किस-किस कंट्री से जाती है। लेकिन चूंकि हम अभी इंडियन ज्योग्राफी से हमने स्टार्ट किया है, हमारे घटना चक्र में जो पहला टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। पहले इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाई गई है, उसके बाद वर्ल्ड की ज्योग्राफी बताई गई है। तो उसी तरीके से मैं आपको सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ। पहले मैं आपको इंडिया की ज्योग्राफी बताऊंगी, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे, ठीक है? तो इंडिया की ज्योग्राफी के रेफरेंस में मैंने आपको लगभग सारा जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया है। लास्ट टॉपिक जो है वो है सीमावर्ती देश, जिसे हम कहते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज हमारे इंडिया से लगी हुई हैं, जो बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक जीके का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक जीके का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लगभग हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमावर्ती देश, जिसे हम कहेंगे पड़ोसी देश या बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देश जान लीजिए। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। ठीक है, कुछ के साथ नेचुरल हमारी बाउंड्रीज हैं, कुछ हमने खुद बनाई हैं, कुछ के साथ यानी प्राकृतिक है, कुछ के साथ मानव निर्मित है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो उत्तर में चीन और नेपाल, और उत्तर पश्चिम में अफगानी, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ, वेस्ट में पाकिस्तान के साथ, ईस्ट में बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ, नॉर्थ ईस्ट में भूटान के साथ बनाती है, और वेस्ट में पाकिस्तान के साथ और ईस्ट में बांग्लादेश के साथ बनाती है। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं हैं वो हमारी आर्टिफिशियल है, यानी कि हमने खुद बनाई है। जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ प्राकृतिक है, मतलब किसी पहाड़, चट्टान, ठीक है, इनसे बनी जो सीमाएं खुद से बनी हुई है। ठीक है, खुद से जो बाउंड्रीज बनी हुई है वो क्या है? वो प्राकृतिक है। अब देखिए, भारत की जो भू सीमा है 15,106.7 किलोमीटर, और द्वीप सहित जो तट रेखा है वो 7,516 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई ऐसे हैं, देखिए, ये आपको एक तरफ दिया हुआ है कि कौन सा देश है पड़ोसी, उसके साथ कितनी सीमा की लंबाई की सीमा है, और उसके साथ कौन से इंडिया के कौन से स्टेट या यूटीज बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी याद रखेगा, ये पूछा जा सकता है, सबसे लंबी और सबसे छोटी। तो सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश शेयर करता है, और सबसे छोटी आपका अफगानिस्तान शेयर करता है। बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर की जो वो बाउंड्री है शेयर करता है, और बांग्लादेश के साथ आपके वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लगे हुए हैं। चाइना आपका 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और इसके साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये लगे हुए हैं। ये आपको एक तरीके से याद करना है, या तो आप मैप अगर देख लेंगे ना, मैप अगर आपने याद कर लिया इंडिया विद आपका नेबरिंग कंट्रीज, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, रही बात सीमाओं की लंबाई की, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी याद होनी चाहिए, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। चलिए, और ये देखिए, सबसे छोटी जो है वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, कहीं 107 भी दिया होता है, तो ये अफगानिस्तान के साथ केवल हमारा जो यूटी है लद्दाख केवल शेयर करता है अपनी बाउंड्री। तो इस तरीके से सबसे लंबी, सबसे छोटी, ये सब आपने देख लिया। ठीक है, सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है, यानी कि लैंड बाउंड्री, बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। और भारत बांग्लादेश के साथ साथ सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश का राज्य की है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। जो आपके कंट्रीज के स्टेट जो है वो टच करते हैं एक से ज्यादा कंट्रीज को। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ये वो हैं, ठीक है, ये वो हैं केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो एक से ज्यादा देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। जैसे हमारा लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना तीनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड चाइना और नेपाल के साथ करता है। ठीक है, सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान के साथ, आसाम, बांग्लादेश, भूटान के साथ। इस तरीके से अगर मैप याद होगा तो ये याद करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैप की प्रैक्टिस जरूर। ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं तो मैप आपके हाथ में होना चाहिए। अब आपको इस तरीके से अगर मैप याद है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको कुछ और याद करने की। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे हम।
नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, नॉर्थ में हिमालय हमको पता है, साउथ ईस्ट में आपके बे ऑफ बंगाल, साउथ में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, और भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज बाउंड्री का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा अब क्या होती है? अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है यानी कि सुपर इम्पोज बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। ठीक है, जो नेचुरली नहीं है, जो किसी ने बनाई है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया कि अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इस रेखा को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इस रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए उनके नाम पे इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा से पृथक होता है। ठीक है, अब मैकमोहन भी किसी के नाम पे है। देखिए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन मैकमोहन ने किया था। ठीक है, तो मैकमाहून ने किया था, तो इसलिए इस लाइन का नाम जो है, तो इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको मैकमाहन रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा से पृथक है। देखिए, सबका नाम है। ठीक है, डूरंड रेखा, अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। इस सीमा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरन ने किया था, इसलिए इसको डूरन लाइन कह दिया। ठीक है, अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है? तो देखिए, इंडिया का जो नीचे का पार्ट है और यहाँ पर कहीं इस तरीके से श्रीलंका है। ये आपको पानी दिख रहा है, यहाँ पर है एक पानी जल डमरू, जिसे जल डमरू मध्य है, यानी कि एक स्ट्रेट है जिसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है, जिसे हम पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट कहते हैं, और भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक हो जाता है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। रॉबर्ट पार्क के नाम पर इसका नाम पार्क स्ट्रेट रखा गया। ठीक है, ये भी किसी के नाम पे था। अब इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच में अराकन, योमा, नागा, पटकाई, ये इस पर्वत श्रेणियां हैं, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। ठीक है, ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। इरावदी नदी को हम क्या कहते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा। ठीक है, म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं इरावदी। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, इसमें किसी का नाम नहीं है क्योंकि नेचुरल बाउंड्री है, कोई मैन मेड बाउंड्री नहीं है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ इंटरनेशनल सीमाएं हैं। त्रिपुरा के तीनों तरफ जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, बांग्लादेश और बांग्लादेश पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो तीन साइड से ये इंटरनेशनल, एक बांग्लादेश की इंटरनेशनल सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, लद्दाख और सिक्किम भी तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा में से घिरे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल किससे सबसे ज्यादा, देखिए 4000 कुछ 96 किलोमीटर थी बंगाल बांग्लादेश की, और आपकी इंडिया की सीमा, उसमें भी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। ठीक है, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगती है। ये आपको डिस्टेंस याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा पार्ट था हमारे नोट्स का, एक हमने ओवरव्यू ले लिया। इसके बाद अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कथनों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसाम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। कह रहा है कि जो आसाम है वो बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल, ये बात सही है, बांग्लादेश और भूटान दोनों की सीमाओं से आसाम लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। यस, वेस्ट बंगाल भी आपका भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और तीसरा है आपका मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है। बिल्कुल, मिजोरम आपका बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की सीमा से लगा हुआ है। तो इसमें से आपका 1 2 3 तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मैप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और अगर आपने मैप याद नहीं किया तो आप फिर ऐसे याद ही करते रहेंगे और चीजें याद नहीं हो पाएंगी। याद करने से चीजें नहीं आती हैं। चलिए, ये देखिए, ये पूरा मानचित्र बना हुआ है, मैप बना हुआ है, यहाँ से आपको पता चल सकता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ठीक है, तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से आपकी, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेघालय की तो मिलती है, त्रिपुरा और मिजोरम की तो बिल्कुल मिलती है, लेकिन मणिपुर की जो है सीमा वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, मैप का क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन आपके मैप रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो हमने पढ़ा कि मिजोरम बनाता है। ठीक है, मिजोरम बनाता है, और आपका मेघालय भी बनाता है। ठीक है, असम भी बनाता है, लेकिन नागालैंड आपका, नागालैंड और मणिपुर ये आपके बांग्लादेश के साथ नहीं शेयर करते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा करता है, लेकिन नागालैंड और मणिपुर नहीं करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? देखिए, नागालैंड नहीं करता है, नागालैंड नहीं करता है, नागालैंड नहीं करता है। तीन जगह नागालैंड देख लिया हमने। तो मेघालय करता है, आसाम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, त्रिपुरा करता है। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल की मिलती है, वेस्ट बंगाल की मिलती है, लेकिन मेघालय आपका भूटान के साथ नहीं सीमा साझा करता है। मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे सारे मैप रिलेटेड क्वेश्चन है आपके ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? भूटान के साथ, देखिए, सिक्किम भी बांटेगा, अरुणाचल भी बांटेगा, और असम बांटेगा। बिहार आपका कहाँ है भाई? मैप देख लीजिए आप, अगर हम बिल्कुल ऐसे एकदम रफली रफली बनाएं तो ये सब आपके इधर आ जाएंगे, और बिहार आपका यहाँ आ जाएगा। तो बिहार कहाँ बांटेगा? बिहार आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है। नेक्स्ट है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में तीन विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि 1, 2, 3 दिए हुए हैं, तो ये विवादग्रस्त मुद्दे क्या हैं? देखिए, एक ये ए है गुजरात के साइड, तो एक ये बी है, और एक ये सी है। ठीक है, एक ये ए है, एक बी है, और एक ये क्या है, सी है आपका। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो मुद्दे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान का पार्ट इधर आ जाएगा, इधर ये पाकिस्तान है। तो ये सैन्य दलों का विनियोजन से रिलेटेड था, सीमा विवाद का निपटारा से रिलेटेड था, या नदी जल का बंटवारा से रिलेटेड था? तो हमें बताना है कि किससे आपका ये था, और ऑप्शंस भी देखेंगे। तो ये आपका ए बी सी क्षेत्र 1, 2, 3 दिया हुआ है। अब ये ए बी सी क्षेत्र यानी कि ए बी सी, मान लीजिए गुजरात का कोई पार्ट है, तो हमें बताना है कि ए का 1 है कि 2 है कि 3 है। तो देखिए, ए जो है ये आपका यहाँ गुजरात का ये पार्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो 6 इश्यूज थे। ठीक है, 6 इश्यूज थे, जिसमें से आपका जो ये गुजरात वाला भी पार्ट था, ये किससे रिलेटेड था? ये आपका रिलेटेड था सीमा विवाद के निपटारे से। तो ए का आपका 2 हो जाएगा। बी जो पार्ट है आपका, बी 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 पार्ट जो है वो आपका सैन्य दल के नियोजन से था। ठीक है, बी। और सी पार्ट जो है उसमें जो है नदी जल का बंटवारा, ये जो है सी पार्ट में यहाँ पर नदी जल का बंटवारा। ठीक है, तुलबुल परियोजना से रिलेटेड था ये। ठीक है, तो ये आपका सिंधु रिवर से रिलेटेड था। ठीक है, सिंधु रिवर से। तो आपका ये जो पूरा है ऊपर, ये पार्ट ये पार्ट में आपका नदी जल का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। काफी पुराना क्वेश्चन है, 1999। और ये आपका जो क्वेश्चन कह रहा है 1998, ये देखिए उस समय करंट का क्वेश्चन था। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, करंट रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए ऐसा उस बीच कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस हुई होगी 1998 में, फिर 1999 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस तरीके से के क्वेश्चन से आप घबराइए नहीं इनसे, बल्कि आप ये हेल्प लीजिए कि अच्छा, इस तरीके से भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो अब अगर आप 2025 का पेपर दे रहे हैं, अगर 24 में ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसा कोई संवाद हो रहा है, ऐसी कोई मीटिंग हो रही है, उसमें कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है, तो वो आप समझ जाएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो म्यांमार को सबसे ज्यादा जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कोने में आता है, इधर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर। तो म्यांमार को सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है?
म्यांमार के साथ नहीं है, तो इसमें जो है आपका जो हो जाएगा, कह रहा है कि म्यांमार के साथ नहीं है, तो देखिए ये आपका जो आसाम है आपका, वो कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, आसाम काफी ज्यादा इधर आ जाता है। आसाम अगर आप इस तरीके से केवल मैप बनाएं इधर का ही, तो इस तरीके से अगर आप मैप बनाएंगे तो म्यांमार है, ठीक है, नागालैंड यहाँ पे है, मिजोरम है, और इधर अरुणाचल यहाँ पे है, लाइन से है, जबकि आसाम इधर कहीं है। तो फिर आसाम एकदम थोड़ा सा वेस्ट टाइप में आ जाएगा, वेस्ट साइड में, ठीक है, थोड़ा सा इससे वेस्ट आएगा, तो ये म्यांमार से नहीं सीमा साझा करेगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए, पाकिस्तान से कौन बनाएगा, पाकिस्तान से कौन सीमा साझा करेगा? पाकिस्तान से पहली बात तो पंजाब करेगा, पंजाब 3 जगह है, ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। जम्मू कश्मीर करेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर करेगा, अ, अभी राजस्थान भी करेगा पाकिस्तान के साथ, और गुजरात भी करेगा, जितने वेस्ट वाले हैं, ठीक है। हरियाणा नहीं करेगा इसमें, हिमाचल नहीं करेगा, हिमाचल नहीं करेगा, ठीक है, हिमाचल नहीं करेगा। आपका पंजाब करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा, और राजस्थान करेगा, और गुजरात करेगा, ठीक है। तो सब मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, सब मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी देश भारतीय राज्यों का युग्म है, पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो नेपाल के पड़ोसी कौन है, ये बताना है हमको। नेपाल के पड़ोसी सिक्किम भूटान नहीं होंगे, नेपाल के पड़ोसी सिक्किम बिहार होंगे, ठीक है, नेपाल के पूछ रहा है, ठीक है, नेपाल के सिक्किम और बिहार होंगे। नेक्स्ट है, नेपाल निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो स्थल पे सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा जो निर्धारित करती है उस रेखा का नाम क्या है? तो उसका नाम रेडक्लिफ रेखा है, सिरिल रेडक्लिफ ने इसको डिसाइड किया था, इसलिए इसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा, उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। नेक्स्ट है, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंट लाइन आपकी अफगानिस्तान के साथ निर्धारित करती है, अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का उदाहरण है, तो ये एक तरीके की अध्यारोपित सीमा रेखा है, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी ने, किसी बाहरी शक्ति ने इसको डिसाइड किया, तो ये अध्यारोपित सीमा है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। नेक्स्ट है, कौन से दो देशों को मैक माहोन या मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो इंडिया और चाइना को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। किसको? इंडिया और चाइना को मैकमोहन रेखा अलग करती है, राइट, इंडिया और चाइना को। देखिए, अभी भी एमपीपीएससी में देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को देखिए मैकमोहन रेखा कहते हैं। 67 बीपीएससी 2022 रीसेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ जाते हैं एक दो, तो वो गलत ना हो इसलिए आपको ये अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन करती है? इंडिया और चाइना की नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपकी कौन सी है? इंडिया और चाइना के बीच की, यहाँ पढ़ लेंगे इतना, और सीधे मैकमोहन रेखा पे टिक कर देंगे, ठीक है, मैकमोहन रेखा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, देखिए यूपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन, ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में बनाती है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो हमें पता है कि जो पाक जल डमरू है, पाक स्ट्रेट जो है, वो उससे अलग होता है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका पाक स्ट्रेट से अलग होता है एक दूसरे से। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो देखिए, सिक्किम है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है, सिक्किम, ठीक है, नेपाल, भूटान और चाइना, सिक्किम तीन, इन तीनों से, नेपाल, भूटान और चाइना से। नेक्स्ट है, निम्न भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आपका त्रिपुरा के तीन और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है, बांग्लादेश की तीनों तरफ से घेरती हैं, त्रिपुरा को इस तरीके से बांग्लादेश ये तीनों तरफ से त्रिपुरा को घेरे है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है।
बढ़ता हुआ क्रम कह रहा है, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है, राइट। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए सबसे पहले नेपाल। अच्छा, हमें बताना है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का। नेपाल, देन पाकिस्तान, देन चाइना, फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा। देखिए इसमें से अगर एक चीज भी आपको आती है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा जो बड़ी सीमा है वो इसके साथ ही है। तो दो जगह बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के बाद चीन है, चीन के बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, ठीक है। नेपाल के साथ कम है, तो यहाँ से आपको देखना है इस तरीके से भू सीमा के हिसाब से। देखिए बांग्लादेश 4096, चाइना 3488, पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। एक सेकंड है, इधर पूरा प्रिंट गायब है। तो ऐसा करते हैं, हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 24 तक, ठीक है। 24 तक कर लिया है, तो देख लेंगे। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की भी है, तो एक बार हम देख लेंगे कि इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ना यहीं पर लिख कर बता देती हूँ, ठीक। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो यहाँ पर मिस प्रिंट है। देखिए पूरा का पूरा पेज ही मिस प्रिंट है। तो वो थोड़ा बीपीएससी के, ठीक है, बीपीएससी का आपके मैंने 24 क्वेश्चन करा दिए, टोटल 28 क्वेश्चन है 2024। इस घटना चक्र में 28 क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, ठीक है। लिख कर मैं बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, मान लीजिए, ठीक है। इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स। देखिए नॉटिकल माइल्स क्या होता है, जब हम पानी में, ठीक है, जब हम पानी में दूरी नापते हैं तो उसको हम नॉटिकल माइल्स के फॉर्म में नापते हैं। तो इंडिया की कह रहा है कि जो पानी में अगर हम बाउंड्री देखें, ठीक है, तो कितनी बाउंड्री है, ठीक है, कितनी बाउंड्री है, तो ये होगा आपका 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स किसके बराबर होता है, तो अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 21.9 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 21.9 किलोमीटर, ये बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट करती है टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स, किलोमीटर। मतलब देखिए ये इंडिया का नीचे का पार्ट है, ये तमिलनाडु का पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, और यहाँ कहीं अंडमान निकोबार है मान लीजिए। कह रहा है ये जो डिस्टेंस है पानी में, ये डिस्टेंस ये कितनी है, तो ये अगर नॉटिकल माइल्स पानी की दूरी के हिसाब से नापे तो 12 नॉटिकल माइल्स, और अगर किलोमीटर्स में नापे तो 21.9 किलोमीटर। यही सिंपली मैंने आपको बता दिया, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 की बात करेंगे अगर हम। कह रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और ऑप्शन है आपके क्या, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, चमोली, और तीसरा है आपका अल्मोड़ा, और चौथा है आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए स्टेट स्पेसिफिक है, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है यूपी या बिहार वालों के लिए। तो वैसे आंसर इसका अल्मोड़ा है, जो आपका तिब्बत बाउंड्री, तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, उत्तराखंड का जिला। और लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देख लेती हूँ मैं एक बार और, देख लेती हूँ कि अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो। और एक बार हम थोड़ा सा इंग्लिश की घटना चक्र पे भी फोकस कर लेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। मुझे हिंदी की थोड़ी सी घटना चक्रीय देख लेते हैं कितने क्वेश्चन, ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है, 9, 10, 11 भी हो गया है, मैकमोहन ये भी हो गया है, 24 तक हम पहुंच गए थे, 22 ये हमने अभी क्वेश्चन किया है। और इसके बाद आपका, ठीक है, तो दूसरी घटना चक्र से भी मैंने देख लिया है। तो जो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे इंग्लिश मीडियम में वो मैंने आपको करा दिए, बाकी आपका ये जो है टॉपिक वो कंप्लीट हो गया, कुछ भी देखिए छूटा नहीं है। इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों से ही देखकर मैं आपको कराती हूँ, ताकि अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन छूटा है या मिसप्रिंट है तो इंग्लिश से कवर हो जाए, और अगर इंग्लिश में कोई मिसप्रिंट है तो वो हिंदी से कवर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, पेन ले लूं मैं, जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है।
जनरल इंट्रोडक्शन जो था आपका, उसके अंदर 6 सब टॉपिक्स थे, 6 सब टॉपिक्स थे, वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक होगा वो भौतिक विभाजन होगा। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी है इसमें, इंडिया की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी है। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? तो क्या-क्या पढ़ना है देखिए, ये आपका पहला टॉपिक था भारत का भूगोल। इसमें सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये हमने आज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका भौतिक विभाजन का। उसके अंदर भी देखिए कितने सारे सब टॉपिक हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण और मध्य भारत की पर्वतीय श्रेणियां, पहाड़ियां, पर्वत चोटियां, घाटियां, दर्रे, उसके बाद हिम रेखा और हिमनद पठार, तटीय भाग में भी के अंदर भी सब पार्ट्स हैं। भारत की तट रेखा, पूर्वी पश्चिमी तट, फिर उसके बाद है द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। इतना जब हम कवर करेंगे तब जाकर हमारा हो पाएगा क्या, सेकंड टॉपिक। ठीक है, सेकंड टॉपिक ये हमारा कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से सेकंड टॉपिक के भी 3-4 पार्ट्स बनेंगे। 3-4 पार्ट्स में मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फिर हमारा थर्ड टॉपिक होगा। थर्ड के अंदर 2 टॉपिक हैं, 2 सब टॉपिक, फिर फोर्थ, 5, 6, इस तरीके से करते करते आप जब पढ़ेंगे, कितने, जब आप पढ़ेंगे 29, 30 टॉपिक्स जब आपके हो जाएंगे विविध तक, तब आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगी। उसके बाद आपका विश्व का भूगोल देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट होगी। तो 30 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो कोशिश करूंगी कि मैं अगले 10 दिन में, ठीक है, ये टॉपिक्स आपको पूरे कंप्लीट करा दूं और 20 से 25 दिन में आपकी पूरी घटना चक्र जो है वो कंप्लीट हो जाए। 15 सितंबर तक आपकी घटना चक्र ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, बट देख रहे हैं आप खुद ही 52 टोटल टॉपिक्स हैं, तो उनको पढ़ाना और उनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाती हूँ आपको। तो देखिए इतनी मेहनत होती है, काफ़ी मेहनत करती हूँ मैं। बनाती हूँ वीडियो, फिर उसको एडिट करती हूँ, उसके बाद अपलोडिंग होती है, उसके बाद कहीं आप यूज़ करते हैं, व्यूज़ आते हैं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। तो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूँ, ठीक है? और फिर लाइव वगैरह भी आया जाए, पढ़ाया जाए, बट रिस्पॉन्स अच्छा हो तो लाइव भी आया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव हो चीज़ें और अच्छा रिस्पॉन्स आप भी दें, ठीक है? और अच्छा मैं भी दूँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल सफलतागंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, इसमें हम इंडिया की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।